हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज की क्लास में हम जो डीआरडीओ इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन 1 का जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने जो आपके एक पार्ट था उसमें 1 से लेकर 40 क्वेश्चन आपके सोल्व कर लिए थे। हम आज पार्ट 2 में सोल्व करेंगे, आपके 40 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आए थे पेपर में। हम पूरे 120 क्वेश्चन को 3 पार्ट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले के पार्ट में 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और सभी साथियों को मैं बता दूं, इन जो क्वेश्चंस की जो पार्ट की जो प्ले लिस्ट मैंने बना दिया आपके डीआरडीओ के नाम से, तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है क्वेश्चंस, तो आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। साथ ही में जो ये आपका इलेक्ट्रिशियन का पेपर है जो कि आपको 15 जून 2026 को हुआ था, ये आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, ये टायर 2 का आपका एग्जामिनेशन का पेपर है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेज में कर लिए थे, 40 क्वेश्चन जो पार्ट 1 था आपका। आज हम पार्ट 2 को सोल्व करेंगे इस क्लास के अंदर। तो पार्ट 2 के आपके सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला आपके पार्ट 2 में कि डिस्ट धारा जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या प्रभाव होता है, तो उसके बारे में बात करें तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, आउटपुट वोल्टेज स्पंदनशील पल्सेटिंग होता है, या आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, या आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो जो आर्मेचर प्रक्रिया होती है वो आर्मेचर चालक की में जो धारा प्रवाहित होती है, आर्मेचर चालक में धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें जो धारा स्वयं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जो धारा प्रवाहित होती है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय क्षेत्र को विकृत या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, विकृत कर देता है। इसका जो फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र जो आपका जो डीसी में आर्मेचर प्रक्रिया होती है, इसमें ईएमएफ को निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ईएमएफ बराबर फाई जेड एन पी बटा 60A। ये आपका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। अच्छा फॉर्मूला है, काफ़ी एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध कैपेसिटर जो प्योर कैपेसिटर में करंट में लगाई गई एसी वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है। एसी वोल्टेज और फेज के बीच क्या कनेक्शन रहता है, तो इसमें आपका कनेक्शन होता है जो कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला था आई बराबर डी सी डी वी बाई डी टी। ये आपका जो फेज डिफरेंस है उसके रिगार्डिंग ये काम आता है। आपको क्या करना है, इसका तो आंसर आपका ए हो जाएगा, 90 डिग्री लेगिंग में रहता है। बाकी आपके लिए एक ट्रिक है, इसको याद करने की आपको बहुत बार आप कंफ्यूजन हो जाते हो कि आपको कैसे याद करना है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, सिविल नाम से आपकी ट्रिक है। जैसे आपको याद करना है, अगर कैपेसिटर के बारे में पूछना है तो आपको जैसे कैपेसिटर में आपके जो आई है वो लीड करता है वोल्टेज से, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आई वोल्टेज से पहले आ रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हो आई लीड बाई वोल्टेज। इसके अलावा आपको जैसे एल दे रखा है, इंडक्टर के बारे में आपको पता करना है, तो इंडक्टर में ये वी पहले आ रहा है और आई बाद में, तो इंडक्टर में वी लीड आई। ये आपके दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा, ट्रिक से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा जो रजिस्टेंस होता है प्योर रजिस्टर में आपका प्योर रजिस्टर में जो वोल्टेज और जो करंट होती है वो समान फेज में रहती है, वी और आई समान फेज में आपकी रहती है प्योर रजिस्टर में। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बड़े डिस्ट धारा जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकन प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। जो बेअसर करना है आपके, तो आपका इसके लिए आंसर रहेगा आपका क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का प्रयोग करके आप इसको बेअसर कर सकते हो। क्षतिपूर्ति वाइंडिंग के बारे में बात करें तो आपकी जो ये वाइंडिंग होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, या तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे आप, इसकी जगह ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग ही क्षतिपूर्ति वाइंडिंग होती है। इसके अलावा आप इंटरपोल का भी प्रयोग करके आर्मेचर प्रतिक्रिया के जो विचुंबकन प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि डिस्ट धारा जनरेटर को लंबे समय तक खाली आइडियल रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व है अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, और जो सेल्फ एक्सटाइटेशन में जो समस्या आती है इसमें जो पड़ा रह जाता है, तो एक तो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, दूसरा आपका जो सेल्फ एक्साइटेशन करने में भी समस्या आ सकती है, और तीसरा आपका पॉइंट रहेगा ये जो होता है तीसरा पॉइंट आपका
ये जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा, ये अपने आप से जो जनरेटर है वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफॉर्मर बुशिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा रखरखाव सबसे उपयोग है? तो दरारों या रिसाव की सफाई की जांच करना यह सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला। बाकी तापमान गेज जांच करना यह नहीं है। ट्रांसफॉर्मर तेल फिर से भरना, ट्रांसफॉर्मर टेप स्थिति बदलना नहीं, आपका दरारों या रिसाव का सफाई और जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से अलग इंसुलेटेड करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो आपका अब्रक का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। डी, अब्रक का जो इंसुलेटेड सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब्रक होता है वो एक कुचालक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रांसफॉर्मर तेल पर क्रैकल टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो क्रैकल टेस्ट में तेल में जो नमी की उपस्थिति है उसका पता लगाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर में क्रैकल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क धारा जनरेटर को आर्मेचर को लेमिनेटेड क्यों होता है? तो डीसी धारा जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो आपकी भंवर धारा हानि होती है ना, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम इसमें जो कोर होता है उसको लेमिनेटेड करते हैं। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए और इसके साथ में जो आप भंवर धारा हानि को जो आप लेमिनेटेड करते हो इसमें क्या प्रयोग करते हो? तो आप इसमें जो सिलिकॉन स्टोल होती है, सिलिकॉन स्टील की जो पतली पतली पट्टी होती है उसको आप सिलिकॉन स्टील की पतली परत को लेमिनेशन के रूप में आप प्रयोग करते हो, तो इससे आप भंवर धारा हानि को कम कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, 50 अटज आपूर्ति के साथ 4 ध्रुव में पोल वाले इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस गति याद कीजिए। तो इसका आपको कैसे याद करना है? NS बराबर 120 इंटू एफ बटा पी, यह आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप आराम से सिंक्रोनस गति निकाल सकते हो। तो आपको मान रखना है यहाँ पे 120 इंटू फ्रिक्वेंसी आपको कितनी दी है? फ्रिक्वेंसी आपको 50 अटज दी है और आपके पोल की संख्या कितनी दी है? 4। तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे 30 इंटू 50 बराबर 1500 आपकी RPM इसकी स्पीड रहने वाली है। अच्छा फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आपके आगे क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका एक RLC सर्किट है। RLC सर्किट के पावर फैक्टर की गणना करें जिसका प्रतिरोध R बराबर आपको दिया, रेजिस्टेंस बराबर आपका दिया है 40 ओम और जो रिजल्टेंट रिएक्टेंस है आपको X दिया है 30 ओम और ये आपका वोल्टेज दिया 240 वोल्ट 50 ड्रेस सप्लाई से। तो इसमें क्या ज्ञात करना है हमें? RLC सेक्टर का पावर फैक्टर ज्ञात करना है। पावर फैक्टर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है cos फाई बराबर होता है आपका R अपॉन Z। तो R तो हमें दिया है 40 लेकिन Z हमें ज्ञात नहीं है, तो Z ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला होता है Z बराबर होता है √R² प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका R Z ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो इसमें आप मान रखोगे तो R आपको दिया 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस आपका 30 का स्क्वायर 900, तो 1600 प्लस 900 आपके 25 हो गए। 2500 का आपका रूट करोगे आप तो आपका 50, आपका Z का मान आपको 50 प्राप्त होगा। तो Z बराबर 50 हो गया और आपके पास R बराबर Z करना है cos फाई निकालने का फॉर्मूला, तो R का मान आपके पास 40 है और Z हमने ज्ञात किया तो 50 आया, तो आपके पास 0.8 आपका आंसर रहने वाला है। आपका पावर फैक्टर रहेगा cos पाई का मान 0.8 आपका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग के लिए न्यूनतम कितनी संख्या होती है? तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग की आपके पास न्यूनतम संख्या 1 होती है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफॉर्मर सुरक्षा में बुकोलॉज रिले की प्राथमिक भूमिका क्या रहती है? तो जो बुकोलॉज रिले होती है और ट्रांसफॉर्मर में तेल से भरे ट्रांसफॉर्मर में आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए हम बुकोलॉज रिले का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो जनरेटर द्वारा किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो जनरेटर होता है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी जनरेटर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, एक ट्रांसफॉर्मर ओपन सर्किट टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मर पे ओपन सर्किट टेस्ट करने का उद्देश्य आपका कोर आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए ट्रांसफॉर्मर पे ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है।
और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का क्यों किया जाता है? शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉस वगैरह ये ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, और ओपन सर्किट से आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यूनिवर्सल मोटर का लाभ क्या है? तो यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य कर सकती है। यूनिवर्सल मोटर जैसे कौन सी मोटर होती है? आपकी मिक्सर हो गया, आपके ग्राइंडर हो गए, ये सभी इसके अंदर जो आपकी यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा कि शेडेड पोल मोटर में आपका किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? शेडेड पोल मोटर में आपका वाउंड रोटर उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बी इसका, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर 240 2400/240 रेटेड वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर के प्राथमिक घुमाव की टर्न की संख्या ज्ञात करें, जिसमें आपको द्वितीयक वाइंडिंग में 400 घुमाव दिए। तो ट्रांसफार्मर में आपको जो प्राइमरी वोल्टेज है आपको दे रखा है 2400, प्राइमरी वोल्टेज 24 है, और जो सेकेंडरी वोल्टेज है आपके पास वो आपको दिया है 240 है। ये आपके पास दिया है 2400 प्राइमरी वोल्टेज है और सेकेंडरी 240 है। इसके अलावा जो आपको द्वितीय वाइंडिंग पे टर्न्स दिए, आपको द्वितीय वाइंडिंग पे जो टर्न्स है वो आपको इन्होंने दे रखे 400 टर्न्स दे रखे। द्वितीय वाइंडिंग पे आपके पास टर्न्स है 400। तो आपको इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा, आपको यहाँ पे सीधा सीधा मान रखना है। जैसे आप इसका फॉर्मूला होता है VP/VS प्राइमरी बराबर सेकेंडरी, इसके अलावा NP/NS। तो यहाँ पे आप मान रखोगे 2400/240 बराबर आपके पास प्राइमरी में आपको ज्ञात करना है जो टर्न्स की संख्या है, आपको प्राइमरी में ज्ञात करना है, बाकी दूसरे में आपको दे रखा है 240। तो आप यहाँ से सीधा अपना जो मान रखोगे, आपके पास 400 दे रखे हैं यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ से आप 240 से 0 कट जाएगा और ये आपके 100 बार कट जाएगा, और 100 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4000 इसका आंसर रहेगा। इस हिसाब से आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको फेज 3 चरण टर्मिनल की पहचान किस परीक्षण से की जाती है? तो 3 टर्मिनल की पहचान आपकी चरण अनुक्रम परीक्षण यानी कि फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से आपकी इसकी पहचान की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला उत्तेजक कौन सा है? तो आपका डीसी शंट जनरेटर इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। इसके अलावा शंट जनरेटर के बारे में बात करें तो सीसी शंट जनरेटर का उपयोग एक्साइटर के रूप में किया जाता है। और शंट जनरेटर के लाभ क्या रहते हैं? तो स्थिर वोल्टेज से आपको प्राप्त होती है, प्लस में आपको अच्छा वोल्टेज विनियमन प्राप्त होता है, और इसमें साथ ही विश्वसनीय इसका संचालन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कंट्रोल पैनल में कौन सा घटक सर्किट को ओवर करंट अत्यधिक करंट से बचाता है? तो आपका जो कंट्रोल पैनल में वो सर्किट ओवर करंट से आपको MCB बचाती है। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा MCCB होता है, उसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेज केज सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा आपके पास RCC भी होता है, उसका भी आप ऐसे सभी का आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है। काफ़ी बार एग्जामिनेशन के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 रहेगा, DC श्रेणी सीरीज मोटर को बिना बाहर के क्यों शुरू नहीं करना चाहिए? तो इसका जो अत्यधिक गति के कारण उच्च गति पकड़ लेती है ये, क्योंकि इसमें कोई लोड नहीं रहेगा तो ये इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, तो ये सभी नुकसान कर सकती है, शाफ्ट वगैरह तोड़ देगी। तो इसके कारण इसको उच्च गति के कारण इसको बिना लोड के नहीं चालू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 22, एक डिस्ट द्वारा DC मशीन में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो आर्मेचर के साथ आपके जो श्रेणी के अंदर इंटरपोल जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, श्रेणी डायवर्टर गति नियंत्रण के रूप में नियंत्रण विधि का रूप मुख्य रूप से उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है? तो श्रेणी जो क्षेत्र डायवर्टर होती है उसका उपयोग आपका विद्युत पंखा के अंदर आपका इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सीरीज फील्ड डायवर्टर होता है, सीरीज फील्ड डायवर्टर के बारे में बात करें तो आपकी ये DC जो सीरीज मोटर होती है उसकी गति नियंत्रण करने का भी एक विधि है। जैसे हम DC सीरीज मोटर की है वो गति भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इसके जो श्रेणी होते हैं, श्रेणी के इसके जो श्रेणी में एक समांतर में एक कम मान का प्रतिरोध डायवर्टर लगाया जाता है,
इसके कारण इसका उपयोग होता है। और डायवर्टर का जो क्या कार्य होता है, डायवर्टर के बारे में बात करें तो डायवर्टर आपका ये लगाने से आपके क्षेत्र कुंडली में धारा कम हो जाती है। तो धारा कम होगी एक तो क्षेत्र कुंडली में, साथ ही में चुंबकीय फ्लक्स घट जाता है और चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो भी घट जाता है। चुंबकीय फ्लक्स कैसे घटेगा, एन समानुपाती हो जाएगा आपका 1/फाई। तो फाई इसके जो फ्लक्स है वो इससे घटे जाते, इसलिए मोटर की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर डैम्प वाइंडिंग और उसके फेज के फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग होता है, तो मेगर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपका कोरर के स्क्रू नियम या इसके अलावा आप राइट हैंड रूल का भी प्रयोग कर सकते हो। तो राइट हैंड रूल या कोरक स्क्रू नियम से आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, 3 फेज लोड्स के लिए स्टार कनेक्शन कौन सा लाभ प्रदान करता है, तो ये न्यूट्रल से सिंगल फेज उपकरणों को भी जोड़ा जा सकता है। तो जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें जैसे आपके कनेक्शन ये हो गए, मान लो एक हो गया, इसके अलावा 2, ये 3 वायर हो गए आपके पास। तो यहाँ पे जो तीसरे तीनों का जो कॉमन टर्मिनल बनेगा यहाँ से आप न्यूट्रल प्राप्त कर सकोगे। तो न्यूट्रल प्लस आप यहाँ से एक फेज दोगे तो इससे आप सिंगल फेज सप्लाई भी दे सकते हो, इसका लाभ होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, याद कर। इसके अलावा एक डेल्टा कनेक्शन भी होता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 3 चरण प्रेरण मोटर में प्रत्येक चरण वाइंडिंग के बीच चरण कोण अंतर क्या होता है, तो 120 डिग्री चरण कोण अंतर होता है। 3 पेजों के बीच में 120 डिग्री का आपके पास ये कोण डिस्प्लेसमेंट है, 120 डिग्री का आपके पास रहता है। सिंगल पेज स्प्लिट पेज इंडक्शन मोटर में सहायक वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य शुरुआती टॉर्क के लिए फेज अंतर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्टिंग के समय आपका जो फेज को अलग करता है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। एक खुले परिपथ में दिष्ट धारा शंट मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग स्थिति में गति क्या होगी, तो अत्यधिक उच्च गति पे यह चलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दिष्ट धारा मशीन में क्षेत्र कुंडलियों किससे लपेटी होती है, तो तांबे के यूरेका तार से लपेटी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, संधारित्र स्टार्ट सिंगल पेज मोटर में संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो संधारित्र का मुख्य कार्य होता है आपका स्टार्टिंग टॉर्क के लिए फेज को शिफ्ट करना, इसका मुख्य कार्य होता है। और इसके अलावा जो आपका संधारित्र होता है वो फेज जो होता है फेज का भी कार्य करता है, मतलब फेज सीक्वेंस फेज शिफ्ट करता है। जो कैपेसिटर होता है वो फेज को शिफ्ट कर देता है, जिसका भी इसका कार्य रहता है। और स्टार्टिंग में फेज शिफ्ट करता है और इसमें टॉर्क देता है जिससे मोटर चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, एल बराबर आपके सामने दे रखे हैं, एल बराबर आपको 1 हेनरी दे रखा है। इसके अलावा आपके पास इन्होंने दिया है सी बराबर आपके पास कैपेसिटी है आपका 4 क्वेश्चन है, एल बराबर 1 हेनरी, सी बराबर 100 माइक्रोफेरेड आपके पास 100 × 10⁻⁶। इसके अलावा के साथ एक श्रृंखला आरएलसी सर्किट की अनुनादी आवर्ती रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है आपको। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एफ आर बराबर आपके पास 1/2π√LC। ये फॉर्मूला आपको लगाना था, इसमें मान रखना था, ज़्यादा बड़ा कुछ काम नहीं था। जैसे इसमें आप मान रखोगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए आपके पास 1 है, इसके अलावा 2 इंटू आपको जैसे मान रखोगे यहाँ √L का मान दे रखा आपके पास 1 और C का मान दे रखा आपको 100 × 10⁻⁶। यह आपको मान रखे ज्ञात करना था, यहाँ से आपको पूरा आंसर आ जाता। जैसे 100 से 2 माइनस के जो 6 है इसके घात, तो इसमें से 2 घात कट जाएगी तो आपके पास माइनस की 4 घात बचेगी। आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करके आपको मान निकालना, आगे आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके आगे आप ज्ञात करोगे तो आपके सामने ऐसे आएगा, फिर 1/2π इंटू आपके पास 10⁻⁴। फिर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो 1/2π इंटू 0.01, जैसे आप मतलब ये 10⁻⁴ है तो इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास 0.01 आएगा। इसके बाद एफ आर बराबर 1 बटा आपको 0.028
ये आपको इसके डिवाइड करना है तो आपके पास कुछ 15.92 इसका आंसर आएगा। तो आपका इसका आंसर 15.9 आंसर रहेगा। ऐसे आपको ज्ञात कर लेना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से ज्ञात कर लेंगे। एक सह-उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व मैग्नेटिज्म की आवश्यकता क्यों होती है? तो वोल्टेज बनाने के लिए, बिल्डअप वोल्टेज करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। डिस्ट द्वारा शंट मोटर को शुरू करने के लिए आपके पास किस प्रवर्तक का प्रयोग किया जाता है? तो 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर के लिए 3 फेज स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर अत्यधिक गर्म हो रही है, इसका क्या कारण है? तो मोटर पर अत्यधिक भार होने के कारण अत्यधिक गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 3700 हेनरी इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करो जो 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा है। तो इसको आपको फॉर्मूला इसका एक्सल ज्ञात करने का होता है आपके पास 2 पाई एफ एल। ये फॉर्मूले में आपको मान डालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जैसे मान डालोगे 2 इंटू पाई का मान होता है 3.14 गुणा एफ का मान आपने इन्होंने दे रखा फ्रीक्वेंसी बराबर है बराबर फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे रखी है। इसके अलावा एल बराबर दे रखा है आपको, जो एल होता है इंडक्टर, इसका मान दे रखा है 0.02। इसमें आप मान रखोगे और आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 आ गया और 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आएगा। तो आपका जो एक्सल बराबर हो जाएगा 6.28 ओम आपका इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, ये 1 रहेगा। बाकी एक्सल को क्या बोलते हैं आप? एक्सल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोला जाता है। बाकी एफ हो गया फ्रीक्वेंसी आपका, एल बराबर हो गया इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? हेनरीज का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास 38 डीसी धारा श्रेणी मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि निर्धारित गति से कम गति प्रदान करती है? तो आर्मेचर डायवर्टर विधि इसमें निर्धारित गति से कम गति प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर की परिभाषा क्या होती है? तो एसी वेव फॉर्म को आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका डीसी मोटर धारा मोटर में स्टैंपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है आपकी? तो सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस आज की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन और कर लिए। इन जो पेपर पूरा पेपर मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही में अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट जो आपका पार्ट अपने पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट है चैनल पे डीआरडीओ के नाम से, वो पेपर देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने आज पार्ट 2 सोल्व किया, अब पार्ट 2 हो गया। अब हमारा पार्ट थर्ड के अंदर 40 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे आगे की क्लास के अंदर, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो पेपर पूरा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए क्वेश्चनों के साथ आपके आगे के सेट के अंदर। जैसे आपके आगे के क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन बचे तो हम आगे के पेपर में सोल्व करेंगे। बाकी जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।